हेलो एवरीवन, आई एम अतुल वाजपेयी। वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बाई वाजपेयी सर में। आज हम लोग देखेंगे जो है बस अब मध्यकालीन भारत का लास्ट लेक्चर 2 लेक्चर बचे हैं, तो आज ये देखेंगे। इसके बाद एक लास्ट और लेक्चर देखेंगे, मध्यकालीन भारत को फिनिश करेंगे, फिर चलेंगे न्यू टॉपिक पर। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है बालाजी क्लासेस बाई अतुल वाजपेयी सर के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए और जो है बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इस लाइव क्लास में सभी लोग जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं, मुगल शासन व्यवस्था। सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, मुगल शासन व्यवस्था के विषय में मैंने जो है एक शॉर्ट नोट्स जो बनाई है, ठीक है, पूरा देखेंगे। सबसे पहले इसमें से एक बात देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आपको क्लियर करा देते हैं। जो मुगल शासन व्यवस्था, कैसे मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही व्यवस्था थी। कैसी थी? केंद्रीकृत थी, यानी सेंट्रलाइज्ड थी, नौकरीशाही व्यवस्था थी। सम्राट को कैसे क्या लिखा है? सम्राट, जो सम्राट होता है उसे प्रशासन की गतिविधियों को भली भांति संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती थी। तो मुगल काल में क्या होती थी? एक मंत्रिपरिषद होती थी कार्यक्रम को संचालन करने के लिए। जैसे लिखा है बाबर के शासनकाल में वजीर का पद महत्वपूर्ण होता था। क्या होता था? वजीर का जो पद होता था वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। तो जो है ये हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्यकालीन भारत के लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं। तो आज की क्लास करेंगे, इसका देखा क्लास करेंगे, मध्यकालीन भारत को फिनिश करेंगे। तो हमने क्या देखा, जो मध्यकालीन भारत की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? केंद्रीकृत थी। कैसी थी? केंद्रीकृत नौकरशाही। कैसी व्यवस्था थी? केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी, ठीक है। तो मुगल कालीन की हम शासन व्यवस्था वहाँ कैसे क्या था, उसके मंत्री होते थे, क्या कहते, तो सारा देखेंगे। केंद्रीकृत नौकरशाही शासन व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बस फास्ट देखेंगे, बहुत ही जल्दी पूरी क्लास को फिनिश करेंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है बालाजी क्लासेस बाई वाजपेयी सर के। देखें मुगल कालीन शासन व्यवस्था, यानी मुगलों के शासन के समय कैसे मैनेज करते थे अपने राज्य को, अपने जो है सैनिकों को और अपनी जनता की कैसे सुरक्षा करते थे। तो मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को विराजत कहा जाता था। तो एक पॉइंट हो गया क्या, मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विराजत। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम में कि मुगल कालीन शासन व्यवस्था में विराजत किसे कहते थे? क्या विराजत किसे कहते थे? तो मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विराजत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंत्रिपरिषद को विराजत कहा जाता था। आगे देखते हैं, बाबर के शासनकाल में वजीर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पद होता था, ठीक है, होता था, उसे क्या कहते थे? वजीर का पद। किसे? वजीर का भी मैंने नीचे पर पढ़ा। वजीर का पद क्या होता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। सम्राट के पद के बाद शासन कार्यों को वकील का था। किसका था? जो सम्राट होता था, सम्राट के बाद जो होता था, सम्राट के बाद इंपॉर्टेंट होता है। सम्राट के बाद आगे लिखा है, इनके कार्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, शद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। कैसे कर दिया? विभाजित कर दिया था। सम्राट ने के कार्यों को वकील का था, उनके कार्यों को अकबर दीवान, मीर बख्शी, शद्र उस सद्र और मीर समन में विभाजित कर दिया था। किसने विभाजित किया था? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ? किसने विभाजित कर दिया था इन पदों को? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने विभाजित कर दिया था, ठीक है। आगे देखें, आगे बात करें तो औरंगजेब के समय कैसा व्यवस्था थी? औरंगजेब के समय अशद खान सर्वाधिक 31 वर्षों का दीवान पद पर रहता था। कौन किसकी बात कर रहे हैं? असद खान सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद पर था। यानी कि एक अशद खान था जो उनके यहाँ किसके पद पर? दीवान के पद पर। कितने वर्ष तक राज किया? 31 ईयर्स तक वो राज किया। आगे बात करें तो मीर बख्शी द्वारा, किसके द्वारा? मीर बख्शी द्वारा सरख्त नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद सेना को हर महीने वेतन मिलने लगा। क्या? तो इसका मतलब यहाँ से कोई मेन क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो सेना को वेतन किसके हस्ताक्षर पर दिया जाता था? सरख्त नाम के पत्र पर। क्या नाम था? सरख नाम के पत्र पर। किसके? सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हर महीने वेतन मिलता था। सद्र न्याय विभाग के प्रमुख कौन था? सद्र न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था, तब उसे काजी, क्या है नहीं, काजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। जो लगनहीन, किसको? जिसमें लगन यानी कर यानी टैक्स नहीं लिया जाता था, उस जो भूमि होती थी उसे मदद ए मास कहते थे। क्या कहते थे? मदद ए मास उस भूमि को कहा जाता था जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, और जो उसकी देख रेख करता था, निरीक्षण करता था, उसे शद्र कहा जाता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान, यानी घर काम, जैसे सब्जी लाना है ना, ऐसे कुछ रहा होगा, उनको क्या कहते थे? मीर शमान। क्या कहते थे? मीर शमान, ठीक है, जो घरेलू कार्य करता था। और जो सूचना एवं गुप्तचरों का प्रधान होता था, जो सूचना लगाता था और गुप्तचर का प्रधान होता था, उसे कहते थे दरोग ए डाक चौकी। क्या कहते थे? दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। दरोगा ए डाक चौकी
कौन से व्यक्ति को कहा जाता था दारोगा डाक चौकी? जो उनके जो है सूचना और गुप्तचर होते थे, राजा के गुप्तचर होते थे, उन्हें दारोगा एवं डाक चौकी कहा जाता था। आगे बात करें तो ठीक है, आगे बात करें तो नेक्स्ट पे आगे लिखा है सूचना एवं गुप्तचर को दारोगा डाक चौकी देख लिया। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले लोगों को क्या आम जनता के दुष्चरित्र को बनाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। क्या करता था? आम जनता के दुष्चरित्र के क्या लिखा है बनाने का कार्य हाँ मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। क्या कहते थे? मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। आगे है प्रशासन की दृष्टि से मुगल सम्राट सूबों का सरकारों में, किसका? सूबों का सरकारों में सरकार का परगना, ठीक है, प्रशासन की दृष्टि से जो मुगल शासन, और क्या कहते थे? परगना का महाल, महाल का जिलायत, दस्तूर, आगे दस्तूर का ग्राम में बटा होना, यानी स्टेप थे। जैसे सबसे पहले पहला सूबा होता था, क्या होता था? सूबों का सरकार, पहले सूबा होता था बड़ा, फिर सरकार का एक परगना होता था नेक्स्ट, फिर परगना का एक महाल होता था, फिर महाल का जिला होता था, और है ना जिला, और फिर दस्तूर का ग्राम होता था। ऐसे नीचे इनके एक प्रोसेस था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बटा हुआ था। प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। सबसे छोटी क्या है? ग्राम। जैसे अब भी होती है, सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, जिसे मवादा या दीह कहते थे। क्या कहते थे? गांव को मवादा या दीह कहते थे। मवादा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां, जिसे नागला कहते थे। जैसे गांव में होता है छोटी छोटी बस्तियां, जैसे कहते हैं हिंदी में पुरवा, है ना, जैसे तो बस्तियां जो होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? नलादा। जैसे एक गाँव में बहुत सारे अलग अलग टोले होते, मोहल्ले होते हैं, तो उन्हें जैसे क्या कहता था? उन्हें क्या कहा जाता था? नागला कहा जाता था मुगल वंश में। और गांव को क्या कहा जाता था? मवादा या दीह। क्या कहते थे? मवादा या दीह कहा जाता था गांव को, ठीक है, मवादा या दीह कहा जाता था। आगे बात करें भूमि विभाजन का आधार, भूमि को कैसे बांटा जाता था? खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती थी? प्रत्यक्ष नियंत्रण, जिस पर डायरेक्ट नियंत्रण होता था, डायरेक्ट देख रेख में होती थी, उसे कहते थे खालसा भूमि। आगे जामीर भूमि, जिसमें तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, जैसे जो सेवक होते हैं उनको तनख्वाह न दी जाकर उनको भूमि दे दी जाती थी। जो उनके यहाँ सैनिक होते थे, राजा के दरबार में उनको तनख्वाह न देकर भूमि जमीन दे दी जाती थी, तो उसे क्या कहते हैं? जमीर भूमि। क्या कहते थे? जामीर भूमि। जामीर भूमि किसे कहा जाता है? जो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। और खालसा भूमि जो प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए, डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए दी जाती थी, ठीक है। आगे लिखा है सयूर गल मदद ए मास। क्या नाम है? सयूर गल मदद ए मास। ये भूमि कौन सी थी? ये अनुदान में दी गई लगनहीन भूमि, ठीक है। क्या कैसी भूमि थी? सयूर गल मदद ए मास, यानी अनुदान में दी गई लगनहीन भूमि, यानी जो राजा दान करता था पंडितों पुरोहितों को, उसे कहते थे सयूर गल मदद ए मास भूमि, ठीक है। और जिसे मिल्क भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिल्क भी कहा जाता था। आगे डिस्कस करें तो शेर शाह द्वारा, किसके द्वारा? शेर शाह सूरी, यानी शेर जैसे पद्धति राई, ठीक है, राई कही जाती थी। आगे अकबर ने मोड़ी अधिकारी कहा जाता था, ठीक है। रुपए वसूलने के लिए नगर से किसने? अकबर ने की थी। आगे बात करें तो 1580 में किसमें? अकबर ने दहसाला नाम की नवीन प्रणाली नियुक्त की, जिसका क्या नाम था? टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। क्या कहते थे उसे? टोडरमल बंदोबस्त भी कहते थे। इससे भूमि 4 भागों में बांटी गई थी। कितने भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में बांटी गई थी। कब? 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में, ठीक है। किसने? अकबर ने, जिसे दहसाला नाम की नवीन प्रणाली कहा जाता। क्या नाम था? दहसाला, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? इसका अगला नाम क्या था? टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। आगे देखते हैं पोजल। पोजल क्या होता था? वर्ष में 2 बार खेती, जो इसमें वर्ष में 2 बार खेती हो उसे कहा जाता था पोजल। प्रति वर्ष में 1 बार, 3-4 वर्ष में 1 बार, इसमें 3-4 वर्ष में 1 बार, चाचर मतलब 4 वर्ष में संबंध है, यहाँ 1 बार या 3 वर्ष में 1 बार खेती की जाए उसे चाचर कहते थे। प्रति जिसमें वर्ष में 1 बार खेती की जाए उसे प्रति कहते थे। पोजल जिसमें वर्ष में 2 बार की जाए उसे पोजल, ठीक है। और बंजर खेती योग्य भूमि नहीं, जिस भूमि में खेती नहीं की जा सकती है तो सबको पता उसे बंजर कहते थे, ठीक है। तो ये बंजर भूमि होती थी वो लगान मुक्त होती थी। कैसी होती थी? लगान मुक्त होती थी, यानी उस पर लगान नहीं लिया जाता था। किस पे? बंजर भूमि पे। किस पे? बंजर भूमि पे राजा लगान नहीं लिया करता था। आगे बात करें तो, ठीक है, आगे 1570 कब?
कि कब के डिस्कस कर रहे हैं 1570 1570 ईस्वी में। ठीक, एक नई प्रणाली खालसा भूमि पर जब्ती प्रणाली, इसमें 2 श्रेणियाँ थी, एक तखसीस और तीसरा तहसील। ठीक है, खालसा भूमि पर प्रणाली लॉन्च की जिसका क्या नाम था, नक्श प्रणाली। क्या नाम था, नक्श प्रणाली, यानी उपज का आधा, जितना किसान उपज करता था उसका आधा लेने का अधिकार था, जिसे क्या कहते थे, नक्श प्रणाली। नक्श प्रणाली के अंतर्गत किसान से उसकी उत्पादन का आधा जो है राजा ले लिया करता था, जिसे कहते थे नक्श प्रणाली। क्लियर, नक्श प्रणाली। आगे बात करें तो कृषक के 3 प्रकार, क्या नीचे लिखा है, कृषक के 3 प्रकार। कृषक के 3 प्रकार होते थे। पहले खुद कासत, क्या नाम था, खुद कासत, जहाँ निवास वहीं भूमि में खेती की जाती थी, उसे क्या कहते थे, खुद कासत। आगे पाही काश्त, दूसरे गांव में जाकर कष्ट करना। कहाँ करना, दूसरे गांव में अगर जाकर खेती करोगे उसे कहेंगे पाही काश्त। क्या कहेंगे, पाही काश्त, दूसरे गांव में जाओगे। खुद काश्त यानी खुद की काश्तकार, जहाँ निवास करते वहीं की भूमि, तो खुद काश्तकार। खुद पाही काश्तकार, दूसरे गाँव में जाकर अगर खेती करोगे, आपकी खेती योग्य जमीन दूसरे गाँव में है तो उसे कहेगी, क्या कहेंगे, पाही काश्त। और है अगला था मुजारियन, भूमि किराए पर लेकर कष्ट करना। मुजारियन जैसे इस समय कहा जाता है, आपके जाने कहते हैं कि जो है अधियाँ, जैसे बात करते हैं अधियाँ, तो उसे क्या कहा जाता था, मुजारियन भूमि, यानी भूमि किराए पर लेना। ठीक है, यानी दूसरे की भूमि को किराए पर ले लेना और उसमें खेती करना, जो उपज हो उसको आधा आधा बांटना, जो भी प्रोसेस रहा होगा तो उसे क्या कहते थे, मुजारियन भूमि। और पाही काश्त यानी कि जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूर दूसरे गाँव में आपकी ज़मीन है, वहाँ जाके खेती करना। और खुद काश्त यानी खुद की अपनी निजी भूमि पर खेती करना। ठीक है, आगे रुपए की सर्वाधिक ढलाई, औरंगजेब ने आना सिक्का का प्रचलन किया, शाहजहां ने। तो रुपए की सबसे अधिक ढलाई किसने की, औरंगजेब ने। सबसे ज़्यादा सिक्के किसने ढलाए, और सिक्कों का प्रचलन किसने, शाहजहां ने। आना सिक्के जो होते थे, ठीक है, उन्हें शाहजहां ने। आगे बात करें तो जहांगीर, किसने, जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति व नूर जहां का नाम अंकित कराया था। किसने, जहांगीर ने। जहांगीर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सलीम की। ठीक, तो अपनी आकृति पर किसकी, नूर जहां का, और अपनी आकृति अंकित कराई थी। सबसे बड़ा सिक्का संसब, क्या नाम होता था, संसब। सबसे बड़ा सिक्का क्या नाम होता था उसका, संसब होता था। साना काकार यानी स्वर्ण का प्रचलित सिक्का, क्या कहते हैं, इलाही कहा जाता था। किसका, स्वर्ण का। किसका, जो सोने का सिक्का होता था उसे इलाही कहा जाता था, और जब जो सबसे बड़ा सिक्का होता उसे संसब कहते थे। कब, मुगल काल में। अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। कैसा था, अर्थव्यवस्था का आधार कैसा था, चांदी का रुपया, चांदी का रुपया था। दैनिक के लिए तांबे व दाम का रुपया प्रयोग होता था। जैसे दैनिक खर्च के लिए आपको कुछ सामान लाने के, इसके लिए किसके, तांबे या दाम का रुपया प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। जैसे कि यहाँ 1 रुपये में 100 पैसे होते ना, उसी तरह पहले 1 रुपये में 40 दाम होते थे। रुपये से छोटा दाम कहलाता था। ठीक है, दैनिक खर्च के लिए, रोजाना खर्च के लिए दाम का प्रयोग किया जाता था। दाम पैसे की छोटी इकाई थी। आगे बात करें तो अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया पढ़ चुके हैं। आगे तक तो सोना का 4 भागों में विभाजित था। कितने भागों में, गोल्ड को डिवाइड करा गया था 4 भागों में। जैसे पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, सोना नहीं, सेना होगा। ठीक है, सेना होगा, जल्दी नहीं, ठीक है, फास्ट करते रहेंगे लेकिन कोई नहीं। क्या है, सेना, जो उनकी सेना होती थी, सेना। ठीक है, सेना को जो कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 में। किसमें, एक पैदल सेना होती थी, घुड़सवारी होती थी, तोपखाना होती है, हाथी सेना। हाँ, कमेंट करते रहिए, फास्ट लाइक कर दीजिए एक बार जितने लोग जुड़े हैं। अब हम कभी भी लाइक कहाँ से नहीं कहेंगे, आप लोग करते रहें चाहे ना करते रहें, हम पढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, फास्ट पढ़ाएंगे। लोग बच्चे कहते हैं कि सर आपका क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए सारे वीडियो फास्ट बस आपको जो मेन पॉइंट उसे बात करेंगे, बेकार की और फर्जी बातें इस क्लास में नहीं की जाएंगी। आप कमेंट करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दिए जाएंगे और सीधा हम पढ़ाई भी बात करेंगे। ठीक है, सैन्य व्यवस्था क्या होती थी, देखो सेना 4 भागों में, पैदल, घुड़सवारी, तोपखाना, हाथी सेना। सैन्य व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा, ठीक है, पर आधारित थी। अकबर ने प्रारंभ की थी कौन सी, मनसबदारी प्रथा। कैसी प्रथा, मनसबदारी प्रथा। 10 से 500 तक का मनसबदार प्राप्त करना मनसबदार कहलाता था। 500 से 2500 तक उमरा, और 2500 से ऊपर अमीर ए आजम, क्या, अमीर ए आजम कहलाता था। जात में व्यक्तित्व को वेतन और प्रतिष्ठान का ज्ञान होता था। सवार पद में घुड़सवार दस्तों की संख्या। अकबर के शासन में 29 ऐसे जो 500 जात के थे। कैसे थे, 500 जात। औरंगजेब के समय 79 थे, 5000 जात के। और जहांगीर के समय 2 भागों में आस्था और सिंह आस्था की व्यवस्था। ठीक है। आगे सर्वप्रथम यहाँ पर महाबत खां को दिया, यानी कि अब बात कर रहे हैं मुगलकालीन अधिकारी की। अब ठीक है, कार्य इनको देखते, पहले इंपॉर्टेंट ज़्यादा है।
मुगल काल में अधिकारी और कार्य, जैसे सूबेदार कौन होता था, प्रांतों को शांति स्थापित, जो प्रांतों में शांति स्थापित करता था, प्रचार प्रसार करता था कि लड़ाई झगड़ा आपस ना हो, उसे क्या कहते थे, सूबेदार कहा जाता था। दीवान कौन होता था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, जो प्रांत की राजस्व होता था, धन होता उसका जो प्रधान होता था, मेन होता था, उसे क्या कहते थे, दीवान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान, जो सैनिकों का प्रधान होता था उसे क्या कहते थे, बख्शी। बख्शी किसे कहते थे, सैनिकों का प्रधान, जो सैन्य प्रधान होता था उसे क्या कहते थे, बख्शी। सूबेदार, प्रांतों हिफाजत करने वाला। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी, प्रांतीय सैन्य का प्रधान होता था। फौजदार, जिले का प्रधान फौजियत का, जो जिले का मेन होता था फौजी का अधिकारी उसे फौजदार। आगे है अमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, जो जिले का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट का राजस्व अधिकारी होता था उसे अमिल कहा जाता था। कोतवाल, नगर प्रधान, जो नगर की देखरेख करता था उसे कोतवाल कहा जाता था। क्लियर। आगे देखते हैं सिकदार, परगने का प्रधान अधिकारी, जो पूरे परगने का प्रधान होता था उसे सिकदार कहते थे। अमिल, ग्राम में कृषकों का प्रत्यक्ष संबंध बनाना व निर्धारित करना, कि प्रत्यक्ष के कृषक के विषय में जो प्रत्यक्ष संबंध बना उसे अमिल कहे जाते थे। खेती वेती से रिलेटेड जो काम देखता रहता था उसे अमिल कहते थे। ठीक है, फास्ट क्लास, नो डिस्कस एनी अबाउट टॉपिक। तो हमने पढ़ लिया जो मुगल शासन के साथ मुगलकालीन बचेगा उसे डिस्कस करेंगे और हम मध्यकालीन भारत पूरा कवर करेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी आप एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।